स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आइए सुबह 9 बजे की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे किर्गिस्तान। आज राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई अहम करार पर समझौते की उम्मीद। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाह का मौत की सजा पर गंभीरता से पुनर्विचार पर जोर। कहा, गरीब और पिछड़े तबकों को ही मिलता है मृत्युदंड। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश। पश्चिम बंगाल में 3 लोग बहे। ग्रीस के बेल आउट पैकेज पर बातचीत जारी। नया कर्ज देने पर आज फैसला। उदारीकरण और श्रम सुधार पर यूरोजोन का जोर। और पहला विंबलडन खिताब जीत, सानिया ने रचा इतिहास। जोड़ीदार हिंगिस के साथ महिला डबल्स पर किया कब्जा। महिला एकल में सेरेना ने 6ठी बार मारी बाजी। मध्य एशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें पड़ाव पर किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री सेमिर तरियेव ने प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज किर्गिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई अहम करार पर समझौते की उम्मीद है। और इससे पहले प्रधानमंत्री कल तुर्कमेनिस्तान में थे। राष्ट्रपति के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने तापी गैस पाइपलाइन परियोजना पर जल्द काम शुरू करने पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने समेत 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़े होने का भरोसा भी जताया। अशबागात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बातचीत के बाद भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। साझा बयान में दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर सहमति जताई। We have shared interest in a peaceful and stable Afghanistan and Central Asia. We also have common purpose in combating terrorism and extremism in our region. दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, परिवहन, संपर्क, उर्वरक के अलावा अंतरिक्ष, योग, पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत में नरेंद्र मोदी ने तापी गैस परियोजना की जल्द शुरुआत पर जोर दिया। उन्होंने इस परियोजना को दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी के लिहाज से महत्वपूर्ण करार दिया। In our relationship is the Tapi gas pipeline. This could transform regional economic cooperation and bring prosperity along the route. We welcome the arrangements between the 4 countries for the pipeline. We underline the need to implement the project quickly. तापी गैस परियोजना के तहत तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के बीच 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछानी है। इस पाइपलाइन के जरिए सालाना 3.2 अरब घनफीट गैस तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत को आपूर्ति करने की योजना है। इसके 2018 तक चालू होने की उम्मीद है। इस पर करीब 10 अरब डॉलर की लागत आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी कि तुर्कमेनिस्तान में ऊर्जा के क्षेत्र में भारत भारी निवेश करेगा। इसके तहत ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने यहां अपना दफ्तर खोलने का भी फैसला किया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी अशबागात में सुबह तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने भव्य स्वागत किया। उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के विचारों को समूचे मध्य एशिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन को दुनिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक दवाओं और योग केंद्र का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग के जरिए पूरे विश्व को एक सकारात्मक संदेश दिया जा सकता है। इस मौके पर बच्चों ने योग आसन का अभ्यास भी किया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध किया है। ममता बनर्जी इस मसले पर 15 जुलाई को बुलाई गई नीति आयोग की बैठक में भी हिस्सा नहीं लेंगी। पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने बताया कि 15 जुलाई को मुख्यमंत्री को किसी दूसरे कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। टीएमसी शुरू से ही भूमि कानून में संशोधन के खिलाफ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उत्तर पूर्व के राज्यों में उग्रवाद में कमी आई है और इसी के मद्देनजर राज्यों की सहमति के बाद वहां सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी की जा सकती है। गृह मंत्री ने उग्रवादियों से हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की। गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में गृह मंत्री ने इस पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और विकास के कामों की समीक्षा की। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक में उग्रवाद, सुरक्षा और समूचे क्षेत्र के विकास से जुड़े कई मुद्दे उठे। गृह मंत्री ने कहा कि मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल और असम के ज्यादातर हिस्सों में उग्रवाद का प्रभाव नहीं है और सुरक्षा हालात बेहतर हुए हैं। इसी के मद्देनजर केंद्रीय बलों की तैनाती की समीक्षा करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में समीक्षा ऑडिट करने की अपील की गई है। लंबे समय के बाद नॉर्थ ईस्ट के सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की दृष्टि से और साथ ही नॉर्थ ईस्ट के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की दृष्टि से बहुत ही वैल्यूएबल सजेशंस हमारे चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्राप्त हुए हैं। हालांकि गृह मंत्री ने यह भी कहा कि उग्रवाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने उग्रवाद का रास्ता अपना चुके युवाओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। गृह मंत्री ने कहा कि उग्रवादी गुटों से शांति वार्ता सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वायलेंस की इजाजत हम किसी भी सूरत में नहीं देंगे। जो वायलेंस छोड़ेगा उसके साथ हम बातचीत करेंगे, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन उसके साथ करेंगे। हालांकि ये सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब पूर्वोत्तर के उग्रवादी गुट NSCN ने शांति वार्ता से हटने के बाद हिंसा की गतिविधियों को तेज किया है। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर में सीमा पार से उगाही और अपहरण की घटनाएं अंजाम दी जा रही हैं। गृह मंत्री ने भारत म्यांमार सीमा पर प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी भी बनाई है, जो कुछ दिनों में अपनी सिफारिशें दे देगी। 4 जून को मणिपुर के चंदेल में सेना के गश्ती दल पर हमले में 18 सैनिकों की मौत के बाद भारतीय सेना ने म्यांमार के साथ संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नए विज्ञापन में केंद्र सरकार पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया गया है। विवाद बढ़ने के बाद बीजेपी ने विज्ञापन के खिलाफ अदालत जाने की बात कही है, तो कांग्रेस ने दिल्ली सरकार से विज्ञापन पर हुए खर्च का हिसाब मांगा है। जानकारों ने भी इस विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन बताया है। टीवी पर चल रहे इस विज्ञापन में इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार के कामकाज का प्रचार कर रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। केजरीवाल सरकार ने रचा इतिहास। बीजेपी को ये नागवार गुजरा है, लिहाजा विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। क्या ये एडवर्टीजमेंट इनके अरविंद केजरीवाल जी अपने पैसे से खर्च कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कोष से खर्च कर रहे हैं? जी नहीं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के टैक्स पे का जो पैसा है उससे खर्च कर रही है। मुझे नहीं लगता। आप वायदे तो 100 कर सकते हो, वायदे तो मोदी जी ने भी बहुत सारे करे, लेकिन जमीन पे हकीकत में आपने क्या काम करा? आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी, आपने कोई कदम नहीं उठाया। वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। कानूनी जानकार भी दिल्ली सरकार के इस विज्ञापन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाल में जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन बता रहे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि विज्ञापन के जरिए किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं की जा सकती और खुद का प्रचार भी नहीं किया जा सकता। जो नया इश्तिहार आया है कि वो बस गाली देते हैं, हम बस काम करते हैं, ये भी उसका बिल्कुल डायरेक्ट वायलेशन है। दोनों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैं। इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मंडे को हम कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी विज्ञापनों में हुए खर्च को बेबाकी से सरकार का विशेषाधिकार बताती रही है। दिल्ली सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में विज्ञापनों पर खर्च के लिए 526 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, जो पिछले साल की तुलना में 21 गुना ज्यादा है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। पुणे के प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन पद पर नियुक्ति का विवाद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है।
एफटीआईआई के नवनियुक्त अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने कहा है कि उनकी नियुक्ति वैधानिक तरीके से हुई है, लिहाजा वो अपना पद नहीं छोड़ेंगे। गजेंद्र चौहान ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोगों की उस सलाह को भी खारिज किया जिसमें उन्हें इस्तीफा देने को कहा गया था। अमोल पालेकर, सुधीर मिश्रा, राजकुमार राव, अनुपम खेर और ऋषि कपूर जैसे फिल्मी कलाकार गजेंद्र चौहान को पद छोड़ने की सलाह दे चुके हैं। इसी मुद्दे पर 12 जून से एफटीआईआई के छात्र भी बेमियादी हड़ताल पर हैं और गजेंद्र चौहान को पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। इन छात्रों ने गजेंद्र चौहान की योग्यता पर सवाल उठाए हैं। छात्रों की दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री से मुलाकात भी बेनतीजा रही। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो ये मेरा अपॉइंटमेंट है ये भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट किया है और मैं भारत सरकार के हर आदेश का पालन करूंगा। रिजाइन करने का सवाल, मैंने कहा ना, ये अधिकार क्षेत्र भारत सरकार के पास है और किसी के पास नहीं। तो भारत सरकार का जो भी आदेश होगा उसका मैं पालन करूंगा। मद्रास हाईकोर्ट ने बलात्कारी और पीड़िता के बीच मध्यस्थता का निर्देश देने का अपना आदेश वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी है। कोर्ट ने आरोपी को पीड़िता समझौते के लिए रिहा किया था, जिसका पीड़िता ने विरोध किया था। कोर्ट ने आरोपी को 13 जुलाई तक सरेंडर करने को कहा है। इस आदेश की सुप्रीम कोर्ट और कानूनी जानकारों ने आलोचना की थी। साथ ही पीड़िता ने भी इसे मानने से इनकार कर दिया। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए कहा था कि ये महिला के सम्मान के खिलाफ है। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाह ने कहा है कि फांसी की सजा आमतौर से गरीब और पिछड़े तबकों के लोग ही पाते हैं। इस मामले पर जस्टिस एपी शाह ने देश में मौत की सजा पर गंभीरता से पुनर्विचार करने पर जोर दिया। उन्होंने माना कि व्यवस्था में कमियां हैं और अपराध के लिए दंडित करने के वैकल्पिक मॉडल की जरूरत है। फांसी की सजा को बरकरार रखने या कानून में इस प्रावधान को खत्म करने के मामले पर लॉ कमीशन के कॉन्फ्रेंस में इस पर व्यापक चर्चा हुई। इस दौरान विशेषज्ञों की राय अलग अलग दिखी। मौजूदा कानून में दुर्लभतम अपराधों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान है। जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता वाले इस आयोग की परिचर्चा में कई लोगों ने फांसी की सजा को बरकरार रखने पर जोर दिया, जबकि काफी लोगों ने मौत की सजा ना देने के पक्षधर भी दिखाई दिए। बीते सालों में कई देशों में मौत की सजा के प्रावधान को खत्म किया गया है। They have expressed different opinions. Some of them expressed abolition of the death penalty. Some of them expressed to retain the death penalty. This is, in fact, a rarest of the rare occasion where a serious discussion has taken place on death penalty. आसाराम के खिलाफ बलात्कार के आरोपों में एक और अहम गवाह की हत्या हो गई है। 3 महीने पहले आसाराम के खिलाफ बयान दर्ज कराने वाले कृपाल सिंह को शुक्रवार रात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में बाइक सवार 2 लोगों ने गोली मार दी थी। इलाज के लिए बरेली लाए गए कृपाल सिंह की शनिवार को मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक गोली मारने से पहले कृपाल सिंह को आसाराम के खिलाफ गवाही नहीं देने की चेतावनी भी दी गई। इस गवाह को पहले भी जान से मारने की धमकी मिली थी और उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी थी। आसाराम के खिलाफ अब तक 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं। इनमें से 2 की मौत हो गई है। कल ही इनके रिश्तेदारों ने एफआईआर लिखवाई है थाना शाहजहांपुर में, थाना सदर बाजार में। तो वहाँ ये पता चला कि ये भी पहले वहाँ पे आशाराम जी के आश्रम में सेवादार थे और वहाँ ये सेवा करते थे और इन्होंने भी दीक्षा ली थी। उसके बाद ये वहाँ से छोड़ आए थे और इन्होंने ये बताया है कि कल पीछे से आकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों ने इनके ऊपर फायर किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आगे देखिए भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज दूसरा वनडे हरारे में। विरासत का सफर, जिनकी नृत्य में अक्स है महान कलाकार सितारा देवी का। अगर मम्मी खुद जो रियाज करती थी, सुबह से जो घुंघरू बांधती थी, वो यानी खाना पीना सोना किसी चीज की सूद नहीं थी। नृत्य जिनके लिए एक साधना है। मेरा तो ख्वाब यही है कि कथक पूरे दुनिया में छा जाए, खूब इसकी शोहरत हो, खूब इसका नाम हो। मिलिए शख्सियत में मशहूर मारूफ कथक कलाकार जयंती माला से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के हक में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें बिन ब्याही मां को पुरुष की पहचान से मुक्त कर दिया गया। मैं कहना चाहूंगी कि अच्छा फैसला है, लेकिन ऐतिहासिक नहीं। बहुत आसान होता है कि आज के करंट फैशन को देख के आप एक जजमेंट को इंटरप्रेट कर लेंगे। ये कोई फैशनेबल जजमेंट नहीं है। जो आज की तारीख में इंसान इस देश में रह रहे हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना अदालत का काम है। ये सारा फैसला बच्चे के भविष्य पर केंद्रित है। बच्चों को पिता का नाम न होने के कारण कितना अपमानित होना पड़ता है। देखिए सरोकार सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात मौसम की। उत्तर भारत में बारिश से लोग बेहाल हैं। दिल्ली समेत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शुक्रवार से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। उधर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 3 लोगों के बहने की खबर है। राज्य में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से कई गांव प्रभावित हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश का असर कई इलाकों में दिख रहा है। रंगपुरी पहाड़ी के पास वृद्धाश्रम में पानी भरने के बाद वहां से बुजुर्गों को सुरक्षित निकाला गया है। शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन ने कई इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जलभराव की स्थिति पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत बुरी हालत में जी। वो लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि मानसिक रूप से चैलेंज्ड हैं। इसके अलावा जो है वृद्ध लोग बहुत हैं, बहुत बुजुर्ग लोग हैं, और जो है पूरा जो इनका मतलब जो हालत है वो सचमुच में जो है बड़ी कमजोर स्थिति में है। उत्तराखंड में भारी बारिश और भूस्खलन से पहाड़ी इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चमोली में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद कर दिया गया है। राज्य की कई नदियां भी उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में नैनीताल, चंपावत और पिथौरगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बचाव अपना कर ही रहे हैं, सारे लोग कर ही रहे हैं यहाँ पे, लेकिन खतरा तो बन ही गया। इधर से जो दीवार है वो भी टूट रही है और अभी भी 24 घंटे की बारिश है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है। जम्मू में भी शनिवार को तेज बारिश हुई, जिससे कई इलाकों में पानी भर गया। जहाँ पे उनको खतरा है तो उनके लिए हमने अलग व्यवस्था कर रखी है। तो कुछ कमरे हमारे पास हैं जहाँ पे इनको टिकाया जा सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम उनको वहाँ पे भी टिका सकते हैं। ओडिशा में बाढ़ से रोजमर्रा की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है। सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में कई गांव बाढ़ से पीड़ित हैं। इससे खेती को भी नुकसान पहुंचा है। राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अप्रत्यक्ष कर वसूली में 37.5% का इजाफा हुआ। अप्रैल जून के दौरान अप्रत्यक्ष कर वसूली पिछले साल के 1,12,000 करोड़ से बढ़कर 1,53,980 करोड़ रुपए हो गई। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। उत्पाद शुल्क वसूली में अच्छी वृद्धि की वजह से ऐसा मुमकिन हो पाया है। इस दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क वसूली 81% बढ़कर 61,661 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। पिछले साल पहली तिमाही में ये 34,067 करोड़ रुपए रही थी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इन आंकड़ों से विनिर्माण समेत अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं। ग्रीस को नया कर्ज देने के प्रस्ताव पर आज फैसला होगा। यूरोजोन के वित्त मंत्री आज ये तय करेंगे कि ग्रीस के नए बेल आउट पैकेज पर बातचीत शुरू की जाए या नहीं। यूरोजोन ने कहा है कि ग्रीस को नए कर्ज के लिए उदारीकरण, श्रम सुधार, निजीकरण और रक्षा खर्च में कटौती पर अमल करना होगा। ब्रसेल्स में 9 घंटे चली मैराथन बैठक के बाद भी ग्रीस के नए बेल आउट पैकेज पर यूरोजोन के वित्त मंत्री कोई फैसला नहीं कर सके। इसके बाद बातचीत आज भी जारी रखने का फैसला किया गया। इसमें यह तय होगा कि नए कर्ज के लिए ग्रीस से बातचीत शुरू करने का प्रस्ताव रखा जाए या नहीं। इसके बाद यूरोजोन के शासन प्रमुखों की बैठक होगी। We haven't concluded our discussion, so we will continue at 11. It is still very difficult, but work is still in progress. That's all I can say. यूरोजोन के वित्त मंत्री चाहते हैं कि ग्रीस खर्च में कटौती के साथ कड़े आर्थिक सुधार भी करे। इनमें उदारीकरण और निजीकरण के साथ श्रम कानूनों को नरम बनाना शामिल है। यूरोजोन चाहता है कि इन सुधारों को लेकर ग्रीस गंभीरता दिखाए। At the same time, many governments, mine too, have serious concerns about the commitment
of the Greek government and also the power of implementation that has been the weak point. Because after all, we're discussing a proposal from the Greek government that was fiercely rejected less than a week ago, and that is a serious concern. इस बीच ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने जनमत संग्रह के नतीजों का बचाव किया है। हालांकि उन्होंने माना कि ग्रीस से कुछ गलतियां हुई हैं। Στο ερώτημα αν κάναμε λάθη στη διάρκεια της πεντάμηνης διαπραγμάτευσης, η μόνη ειλικρινής απάντηση είναι η καταφατική. Ναι, κάναμε λάθη. ग्रीस ने नए बेलआउट पैकेज के लिए गुरुवार को प्रस्ताव सौंपा था। इसमें कॉरपोरेट टैक्स बढ़ाने के साथ ही रक्षा खर्च में कटौती का प्रस्ताव है। साल 2010 से ग्रीस को 2 बार में 240 अरब यूरो की मदद मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान के साथ परमाणु वार्ता में जटिल मुद्दों का अब तक कोई हल नहीं निकल सका है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में शनिवार को भी 15वें दिन वार्ता जारी रही। कल सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों और जर्मनी के साथ ईरान के विदेश मंत्री की ताजा वार्ता हुई। 1.5 घंटे चली बातचीत के बाद ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वार्ता का दौर और भी लंबा हो सकता है। इससे समझौते की समय सीमा फिर बढ़ सकती है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि उनका देश लंबित मुद्दों को सुलझा सकता है। اگر مذاکره موفق نباشه دنیا به خوبی بدانه ایران اهل منطق بوده، میز مذاکره را ترک نکرده، به بهترین وجه در برابر قدرت‌های جهانی پاسخ گفته و پاسخ داده. खेल के मैदान से कुछ खबरें। बात टेनिस की। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही सानिया ने पहली बार महिला युगल ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम कर इतिहास रच दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सानिया मिर्जा की इस कामयाबी पर बधाई दी है। वहीं सेरेना विलियम्स ने 6ठी बार विंबलडन महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। ये सेरेना के करियर का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन महिला युगल का खिताब अपने नाम कर लिया। विंबलडन सेंटर कोर्ट पर 2 घंटे 47 मिनट तक चले मुकाबले में सानिया हिंगिस की जोड़ी ने रूस की माकारोवा वेजनीना की जोड़ी को 5-7, 7-6, 7-5 से हरा दिया। पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट में सानिया हिंगिस ने कड़े मुकाबले में रूसी जोड़ी को मात दी। तीसरे सेट की शुरुआत में हालांकि सानिया हिंगिस की जोड़ी पिछड़ती नजर आई, लेकिन उसके बाद सानिया हिंगिस ने जोरदार वापसी की और शानदार खेल दिखाते हुए खिताब पर कब्जा कर लिया। To me, to come out here at Wimbledon, I mean, this is something that we dream of as kids. You know, I always say this, every kid that picks up a tennis racket talks about winning Wimbledon one day or playing at Wimbledon one day, and we feel, I mean, I think I'm speaking for both of us, we feel privileged to be here. You know, at this moment, I wouldn't have thought that I'll be back playing the finals here, but like I said, it's above my expectation, and to hold up the trophy with Sania. वहीं अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने 6ठी बार विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। खिताबी मुकाबले में सेरेना ने स्पेन की गैरबीन मुगुरुजा को 6-4, 6-4 से करारी शिकस्त दी। सेरेना ने पहला सेट 6-4 से जीता और दूसरे सेट में तो सेरेना ने मुगुरुजा को मौका ही नहीं दिया और सेरेना ने दूसरा सेट भी 6-4 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। It is really a great feeling. You know, it just, the moment is still setting in a little bit, and I'm just really excited about it because I didn't want to talk about the Serena Slam. And वहीं नीदरलैंड्स के जीन जूलियन रोजर और रोमानिया के होरिया टिकाऊ की जोड़ी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में रोजर टिकाऊ की जोड़ी ने जेमी मरे और जॉन पियर्स की जोड़ी को 7-6, 6-4, 6-4 से हरा दिया। तो पुरुष एकल के फाइनल में आज रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच आमने सामने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं विंबलडन मिक्स डबल्स में भारत के लिएंडर पेस और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस आज खिताबी मुकाबले के लिए सेंटर कोर्ट पर उतरेंगे। फाइनल में पेस हिंगिस की जोड़ी का मुकाबला ऑस्ट्रिया के एलेक्जेंडर पेयर और हंगरी की टीमिया बाबोस की जोड़ी से होगा। पेस की नजरें अब अपने 16वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर टिकी हुई हैं। उन्होंने इसी साल हिंगिस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। भारत का ये स्टार अब तक ग्रैंड स्लैम में 8 पुरुष युगल और 7 मिश्रित युगल खिताब जीत चुका है।
बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज दूसरा वनडे हरारे में खेला जाएगा। 3 मैच की सीरीज में पहला मैच जीतकर फिलहाल सीरीज में 1-0 से आगे है और भारत की कोशिश जहां सीरीज पर कब्जे की होगी, मेजबान टीम मैच जीतकर सीरीज में वापसी की कोशिश करना चाहेगी। भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय का जन्मदिन है। उनकी फिल्मों में यथार्थवाद, साहित्य और रोमांस का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। आइए देखते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पल। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। 2 बीघा जमीन पर भारतीय सिनेमा की नई इमारत खड़ी करने वाले बिमल रॉय ने तस्वीरों की जुबान अपने संघर्ष के दिनों में समझी, जब एक असिस्टेंट कैमरामैन के तौर पर उन्होंने देवदास और मुक्ति जैसी फिल्में की। बिमल दा का परचम लहराया 2 बीघा जमीन से। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए न आए। सिनेमा में यथार्थवादी युग की शुरुआत करने वाली इस फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कार मिला। ऐसा नहीं था कि उनके यथार्थवाद में रोमांस की जगह नहीं थी। देवदास, मधुमती और सुजाता इसकी मिसाल हैं। जियो हजारों साल साल के दिन, 50,000 तुम जियो हजारों साल साल के दिन, 50,000। बिमल दा ने हिंदी सिनेमा को बासु चैटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी, सलील चौधरी और गुलजार जैसे कलाकार भी दिए। वो आज भी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन हैं और सदा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये बॉलीवुड के मशहूर अभिनेताओं में से एक प्राण की आज पुण्यतिथि है। प्राण को हिंदी सिनेमा के सबसे कद्दावर खलनायकों में उनकी गिनती की जाती है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पंजाबी फिल्म यमला जाट से की और फिर 1942 में आई फिल्म खानदान के जरिए उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। अपने फिल्मी सफर में प्राण ने आजाद, देवदास, मधुमती, जंजीर, अमर अकबर एंथनी और सनम बेवफा और उपकार जैसी कई यादगार फिल्मों में बेजोड़ अभिनय किया। उन्होंने अपने करियर में युवा हीरो से लेकर बुजुर्ग बाप तक के किरदार को बखूबी निभाया। कहीं मेरी जिद किसी जिद पर आ गई तो अपनी बेटी के रास्ते में पड़े हुए बेशुमार कांटों को तो मैं अपने दामन में समेट लूंगा, लेकिन तेरे रास्ते। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे किर्गिस्तान। आज राष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम। दोनों देशों के बीच रक्षा, सुरक्षा और ऊर्जा समेत कई अहम करार पर समझौते की उम्मीद। विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एपी शाह का मौत की सजा पर गंभीरता से पुनर्विचार पर जोर। कहा, गरीब और पिछड़े तबकों को ही मिलता है मृत्युदंड। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश। पश्चिम बंगाल में 3 लोग बहे। ग्रीस के बेलआउट पैकेज पर बातचीत जारी। नया कर्ज देने पर आज फैसला। उदारीकरण और श्रम सुधार पर यूरोजोन का जोर। पहला विंबलडन खिताब जीत सानिया ने रचा इतिहास। जोड़ीदार हिंगिस के साथ महिला डबल्स पर किया कब्जा। महिला एकल में सेरेना ने 6ठी बार मारी बाजी।